हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th की ये साइंस के ऑब्जेक्ट। ये हैं आपके चैप्टर नंबर 3 के। ठीक है, ये कौन सा चैप्टर है? हमारा 3rd चैप्टर। ओके, तो इसमें हमारे जो क्वेश्चन है वो 5 अंकों के पूछे जाने। टोटल आपका कितने अंकों का आना है? 5 अंकों का। तो चलिए देखते हैं पहला ऑब्जेक्ट क्या है हमारा। तो इसमें से हमारा पहला ऑब्जेक्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रायः धातुओं द्वारा प्रदर्शित नहीं होता है। तो धातुओं के कौन कौन से गुण प्रदर्शित होते हैं और इनमें से केवल एक ऐसा गुण है जो धातुओं द्वारा प्रदर्शित नहीं होता है। तो विद्युत चालन, तो विद्युत चालन धातुएं करती हैं। ध्वनिक प्रकृति, मतलब उनमें ध्वनि होती है। उसके बाद तीसरा है हमारा चमकहीनता, तो चमकहीनता नहीं, मतलब उनमें चमक होती है। जो हमारी धातुएं होती हैं वो चमक होती है, चमकहीनता का गुण नहीं होता। हीनता का मतलब होता है कि उसमें चमक नहीं है। तो ये वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें गलत वाला ऑप्शन बताना है। अगला क्वेश्चन है, वायु में अधिक समय तक खुला छोड़ देने पर चांदी की वस्तुएं काली पड़ जाती हैं। यह निम्नलिखित के बनने के कारण होता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो यह ऑप्शन हो जाएगा आपका कौन सा? बा वाला सही। सिल्वर ऑक्साइड बन जाता है। जो सिल्वर है, सिल्वर मतलब क्या होती है? चांदी। तो ऑक्सीजन से क्रिया करके, O2 से क्रिया करके क्या बना देता है? आपका सिल्वर ऑक्साइड बना देता है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु में चमक होती है। तो ये हमने अपवाद वाले में आपको धातु और अधातुओं में अंतर बताए थे, उसमें भी बताया था। तो इनमें से किस में जो अधातु है फिर भी उसमें चमक होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा इसमें से? तो आपका ऑप्शन नंबर दा वाला सही हो जाएगा, आयोडीन। ठीक है, कि ये सब में चमक तो नहीं होती है, लेकिन केवल आयोडीन जो है उसमें क्या होती है? आपकी चमक होती है। चलिए अगला चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है, मतलब जिनमें धातुओं के गुण भी होते हैं और अधातुओं के गुण भी होते हैं। तो कौन सी हो जाएगी? एल्यूमिनियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु में पर्द अवयव होता है? पर्द मतलब पारा मिलाने से वो कौन सी धातु होती है? मिश्र धातु। तो क्या बन जाता है? अमलगम। क्या है? अमलगम। पारे की मिश्र धातु को अमलगम बोलते हैं। तो पारा जहाँ पे भी सुनाई दे तो अमलगम से टिक कर देना है। चलिए छठवां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु द्रव्य होती है? तो द्रव अवस्था में कौन सी अधातु है? तो वो हो जाएगी आपकी ब्रोमीन। ठीक है, कौन सी हो जाएगी? ब्रोमीन। अगला क्वेश्चन है, जब जल धातु के साथ क्रिया करता है तो कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? तो कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, जल की क्रिया किससे कराते हैं हम? धातु से। धातु जैसे कि मान लो सोडियम से कराओगे आप, तो कौन सी गैस निकलेगी आपकी? तो इसमें से निकलेगी H2 गैस। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है हमारे लिए। तो पहला क्या है हमारा? पहला है, मिश्र धातु का उपयोग विद्युत तार की परस्पर वेल्डिंग के लिए होता है। तो विद्युत तार की वेल्डिंग के लिए कौन सी मिश्र धातु का उपयोग होता है? तो वो है आपकी सोल्डर। कौन सी है? सोल्डर। ठीक है, याद रखना। और ये किससे मिलके बनी होती है? तो याद रखिएगा कि जो सोल्डर होता है वो आपका सीसा और टिन से मिलके बनता है। किससे मिलके बनता है? सीसा और टिन। ठीक, तो ये याद रखना, सीसा और टिन से मिलके बनता है जो आपका सोल्डर होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है हमारा कि लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग की पदार्थ की जो परत होती है वो चढ़ जाती है, जिसे खालिस्तान कहते हैं। तो जिसे अपन क्या कहते हैं? तो इसे आयरन ऑक्साइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आयरन ऑक्साइड। क्या कहेंगे अपन? आयरन ऑक्साइड। ठीक है, आप लोग जंग लिख के नहीं आ जाना। वो जो जंग बनती है वो क्या होता है? आपका आयरन ऑक्साइड। ठीक है,
इसके बाद हम आगे देखते हैं। तो हमारा क्या है कि दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? तो दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को हम मिश्र धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्र धातु। ठीक है, चलिए उसके बाद हमारा अगला खाली स्थान है वह सूची जिसमें धातुओं को उनकी क्रमशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है को कहते हैं। क्या कहते हैं? तो अपन इसके लिए कहते हैं सक्रियता श्रेणी। क्या कहा जाता है? सक्रियता श्रेणी कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे हम उसे? सक्रियता श्रेणी। ठीक, चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं हमारी जो सही जोड़ियां हैं उसके लिए आप लोग देख लीजिए। तो ये हम आपको आंसर भी बताए दे रहे हैं। सभी धातुएं क्या होती हैं? तो सभी धातुएं जो हैं वो आपकी विद्युत का चालक होती हैं, यानी विद्युत का चालन कर देती हैं। ठीक है, फिर एनोडीकरण, तो एनोडीकरण किस में हो जाएगा? एल्यूमिनियम में एनोडीकरण। सोडियम, तो सोडियम को कहाँ रखते हैं अपन? मिट्टी के तेल में या केरोसिन में। और कार्बन जो अधातु है वो क्या है? अपरूपता, क्योंकि कार्बन में ही केवल अपरूपता का गुण पाया जाता है। ठीक है, चलिए अब उसके बाद हम आगे देखते हैं। हमारे एक शब्द या वाक्य में उत्तर दे के बताना है हमें। क्या है? किस धातु को छोड़कर अन्य सभी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। तो कौन सी ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर आपकी द्रव में पाई जाए? तो मरकरी, या इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या? पारा। तो दोनों आपको नाम याद रखने हैं, या तो पारा है या मरकरी। ठीक है, उसके बाद है दो धातुओं के नाम लिखिए जो ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती हैं। जो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती हैं वो कौन कौन सी हैं आपकी? तो सोडियम और पोटेशियम। देखो, सोडियम का तो आपको पता ही होगा कि वायु में खुला छोड़ेंगे तो वो अभिक्रिया करेगा। और इससे आपने अगर एक प्रयोग देखा भी हो कि पानी में जब कभी भी, जैसे जो हमारे मतलब नेवी भाई लोग होते हैं वो लोग पानी में क्या है, सोडियम के गोले फेंकते हैं तो उससे वहाँ आग लग जाती है, जिससे उनके सैनिकों को संकेत मिल जाता है। ठीक है, तो दो धातुएं बतानी है तो कौन कौन सी हो जाएंगी? सोडियम और पोटेशियम। ठीक, आपको ये अच्छे से याद रख लेना है। उसके बाद देखते हैं एक्वा रेजिया। इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने इसके बारे में बहुत डिटेल से बताया है और अभी फिर बता देती हूँ। एक्वा रेजिया में क्या होता है? सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण किस अनुपात में होता है? तो एक्वा रेजिया जो होता है उसमें दो अम्ल होते हैं। तो दो अम्ल कौन कौन से होते हैं आपके? तो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब कौन सा हो जाएगा? HCl, और नाइट्रिक अम्ल होता है। तो ये किस अनुपात में होते हैं? तो ये होते हैं आपके 3:1 के अनुपात में। मतलब 3 अनुपात, अगर आप जैसे 4 लीटर एक्वा रेजिया बना रहे हैं मान लीजिए, क्योंकि इतना बनाना नहीं है, तो आपका उसमें से क्या हो जाएगा? 3 अंश किसके लेने पड़ेंगे आपको? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के, और 1 अंश लेना पड़ेगा आपको नाइट्रिक अम्ल का। ठीक है, आयनिक यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक उच्च क्यों होते हैं? तो उच्च इसलिए होते हैं क्योंकि अधिक अंतर आयनिक आकर्षण बल के कारण क्या होता है? जो आयनिक वो आपकी यौगिक होते हैं उसमें क्या है, वो एक दूसरे से बहुत मजबूती से बंध बनाए रहते हैं। मतलब एक दूसरे को बहुत मजबूती से दोनों बांधे रहते हैं। तो उनको छुड़ाने के लिए, दोनों को अलग अलग करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा मतलब हमें उन्हें बहुत ज़्यादा गर्म करना पड़ता है, इसलिए उनके गलनांक और क्वथनांक क्या हो जाते हैं? आपके उच्च हो जाते हैं। ठीक है,